हरा खेत जब लहराएगा, हरी पताका फहराएगा, छुपा हुआ बादल तब हमसे रूप बदलकर मुस्कुराएगा। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम सा स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जय जय किसान में, जिसमें हम उन किसानों को समर्पित करते हैं जो किसान खेत की मेड़ पर बैठकर रोटी सिर्फ इसलिए खाते हैं ताकि आपके डाइनिंग टेबल पर एक सजी हुई थाली पहुंच सके। जी हाँ, और इसी कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाते हैं जिन्होंने कुछ मुकाम हासिल किए हैं, जिन्हें देखकर हमारे देश के किसान प्रेरणा ले सकते हैं, उन्हें देखकर उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं जय जय किसान। अक्सर किसानों को ये शिकायत रहती है, गांव वालों को ये शिकायत रहती है कि उनके बेटे पढ़ लिख कर शहर जाते हैं और शहर जाकर इंसान बन जाते हैं, परंतु किसान को भूल जाते हैं। अक्सर हमें ये शिकायत रहती है कि हमारे युवा जो हैं वो खेतों से दूर हो रहे हैं, परंतु नहीं। आज हम आपको दो ऐसे आईटी प्रोफेशनल से मिलाएंगे, दो ऐसे युवाओं से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने कंप्यूटर की स्क्रीन पर काम किया, जिन्होंने कीबोर्ड पर काम किया, लेकिन वो कल्टीवेशन को नहीं भूले, जो कि अपने खेतों को नहीं भूले। जब वो अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर होते थे तब उन्हें लगता था कि उनके खेत उन्हें पुकार रहे हैं, उनके किसान उन्हें पुकार रहे हैं। जी हाँ, मैं सबसे पहले परिचय कराने जा रहा हूँ वीरेंद्र सिंह जी का। वीरेंद्र सिंह जी जो कि इस समय पर एक आईटी प्रोफेशनल के तौर पर तो काम कर ही रहे हैं, परंतु किसानों के साथ मिलकर किसानों को आमदनी बढ़ाने के तरीके बता रहे हैं, किसानों को किसी भी तरीके से आत्मनिर्भर होने के तरीके दिखा रहे हैं। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जय जय किसान में हार्दिक स्वागत। किस प्रकार से सर, मैं वो क्षण जानना चाहता हूं जिस क्षण पर आपने सोचा कि मैं आईटी में तो काम कर रहा हूं, एक ऐसा प्रोफेशन जो कि पैसे देता है, जो कि आपको व्यस्त रखता है, परंतु उसके बाद आपने सोचा कि मुझे किसानों के लिए कुछ करना चाहिए। वो कौन से क्षण थे, क्या ऐसी चीज आई जो आपको इस तरफ लेकर आई? सर, हमने जब सोचा कि जब हम आईटी नौकरी करने के लिए शहर में आए तो पिताजी भी हमारे खुद खेती में है, हमारा पूरा परिवार खेती में है जी। लेकिन हमने जब गौर किया कि क्यों पिताजी की बहुत सारी समस्याएं थी कि हमें टाइम पे जानकारी नहीं मिलती, हम उनको बोलते कि सरकार इतना कुछ कर रही है जी, तो आप इसका नुकसान क्यों उठाते हैं जी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे तो पल्ले कुछ जानकारी नहीं होती, आप पढ़े लिखे हो, ज़्यादा हो, तुम शहर में चले गए, हमने सोचा था कि तुम कुछ नया संभालोगे। तो ये दो तीन जो बातें थी, तो हमने सोचा क्यों न इस एजुकेशन को, इस टेक्नोलॉजी को किसान के हित में इसका इस्तेमाल किया जाए। जी हाँ, मतलब आपके लिए थोड़ा सा इजी इसलिए था, थोड़ा सा सरल इसलिए था क्योंकि आप आईटी से जुड़े हुए थे, आप आसानी से सर्च कर सकते हैं उन चीज़ों को जो असल में किसानों के लिए ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, उसके कई मायने भी हैं कि जब आप कोई भी विचार बदलने की कोशिश करते हैं किसी के बारे में, सबसे पहले आपके पास उसका एक पुख्ता प्रमाण होना चाहिए जी। कि जो बात आप कहने जा रहे हैं किसानों को, वो किसान भाई आपकी बात पर गौर भी करें जी। जैसे किसान ने कहा कि भाई तुम क्या जानो, खेती करना क्या जानते हैं, लेकिन उसके हम कहते हैं भाई खेती के बारे हम जानते हैं, आप समस्याएं बोलिए क्या है। तो किसान कहता है कि हमने बहुत सारी फसलें उगाई, उसका बाजार भाव नहीं मिलता, हमारा सरकार हमारा लोन माफ़ नहीं करती, हमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो हमने उनको एक ही बात कही कि आपको कर्जा लेने की जरूरत ही क्यों पड़ती है जी। हमने इस विषय पे हमने काम किया कि किसान को इस कर्ज के जाल से कैसे बाहर निकाला जाए, और उसको खेती, जो एक किसान होते हुए भी उसके जो पूर्वज भी खेती करते आए, वो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को किस खेती में लाना नहीं चाहता जी। उसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं। वो कहते हैं कि इसमें कोई भी भाई स्थिरता नहीं है जी, कभी अप डाउन कभी नम। किसान कहता है कि मैंने अपने बच्चों की शादी करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, तो उसके लिए क्या कहता है कि फिर उसको आढ़ती के पास या प्राइवेट लोगों से या बैंक से कर्जा लेना पड़ता है जी। लेकिन हमारे भारत में सारा मौसम एक तरह से मानसूनी हवाओं का है जी, जिसके कारण फसल का होना नहीं होना बहुत सारा मौसम पे निर्भर करता है जी। तो उसकी फसल खराब होगी, फिर वो कर्जे में रह गया। तो लेकिन हमने एक बात का निर्णय लिया जी कि जब हम इस सेक्टर में आए, उस सेक्टर में आने के बाद कि कैसे किसान को अलग अलग कवर दिया जाए, मानसून की बातें हैं, मार्केट की बातें हैं, बीज के बारे में हैं, सिंचाई के बारे में हैं, जो मुख्यतः किसान की फसल को प्रभावित करते हैं जी। विजय जी, ये बात तो ठीक है कि आप ये सोचकर आए कि हम किसानों को सिखाएंगे, हम किसानों को बताएंगे, परंतु असल में देखा जाए, अगर सच बात मानी जाए, आप भी जानते हैं क्योंकि आप खेती किसानी जुड़े, किसान तो प्रैक्टिकली सब जानता है, किसान से बड़ा वैज्ञानिक कोई है ही नहीं। आपने क्या नया उनकी लाइफ में ऐसा किया, क्या उनकी ज़िंदगी में नया दिया जिससे कि वो आपकी बात को माने और वो माने कि हाँ, युवा शहर से आए हैं, कुछ नया हमारे लिए लेकर आए हैं?
हमने उनको एक बात कही जी कि आपकी जो मिट्टी है, आपकी जो धरती माता है जी उसके स्वास्थ्य के अनुसार, उसकी सेहत के अनुसार आप फसल कीजिए। जी सबसे पहले आप अपनी ज़मीन की जो जांच कराइए कि आपकी ज़मीन के अनुसार कौन सी आपकी फसल होनी चाहिए, जी आपके मौसम के अनुसार कौन सी फसल होनी चाहिए। और ये फसल आप अगर लगाएंगे जी तो आपको लागत भी कम आएगी। उससे पहले हमने उसको भरोसा दिलाया कि आप ये फसल बोइए जी और आप किसी भी फसल के बारे में तुलना करेंगे। जैसे पानी की कमी है, जी बहुत सारा अच्छी तरह से जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पे सिंचाई के साधन नहीं होते हैं। बहुत सारा फसल ऐसी हैं आज के टाइम में जो पेस्टिसाइड के बोझ से दबी हुई हैं। जी पूरी ज़मीन हमारी जहरीली हो चुकी है। हमने दो बातों पे गौर किया इसमें। एक तो खेती हमारी पारंपरिक तौर से आपका जैविकता की तरफ जाए, जिसमें हमारे खर्च कम लगे। जी अगर लागत कम आएगी, अगर थोड़ी ही लागत कम भी आएगी, लेकिन उसके साथ साथ आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, लेकिन आपका जो लाभांश है वो बढ़ेगा। जी जैविक खेती के साथ किसानों की एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जैविक खेती को अगर माने तो 3 साल पहले जैविक खेती की जो उत्पाद होते हैं उन्हें जैविक नहीं माना जाता। तो 3 साल तक जो किसान हैं उनको एक समस्या आती है कि हमारे उत्पाद बिकेंगे कहाँ, हमारे उत्पाद को न तो उस समय तक जैविक रहेंगे, ना उन्हें केमिकल रहित कह सकते हैं, केमिकल वाले कह सकते हैं। तो वो जो 3 साल का काल है असल में वो किसान के लिए बड़ा मुश्किल वाला होता है। उसका आपने क्या रास्ता निकाला? इसमें सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं, नाबार्ड की तरफ से भी है, एफपीओ वगैरह है, या फार्मर क्लब्स बना के आप एक सोसाइटी बना के काम कर सकते हैं जी या कुछ युवा साथी हमने भी जोड़े हैं जो अलग अलग मार्केट का सर्च करते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट की गुंजाइश है पहुँचने की। जी आज भी बाजार में या गांव देहात में, शहर में कस्टमर ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं कि वो जहर से मुक्त पदार्थ खरीदने की जरूरत है, लेकिन उसमें क्या है कि चाहे कीमत ज़्यादा देनी पड़े वो खरीदते हैं, लेकिन वहाँ तक वो उत्पाद नहीं पहुँचता। जी तो हमने एक चेन ऐसी बनाई है युवाओं की कि वो चीज़ों को हमने, मान लो एक हल्के से 10 किसान जोड़े, उसका हमने एक उदाहरण पेश किया कि आप मतलब आपने उनको उसके साथ साथ बाजार भी उपलब्ध करवाया कि उनके उत्पाद वहाँ मिल सके। बिल्कुल जी। चलिए हमारे साथ आशीष जी मौजूद हैं। आशीष जी, आप किस प्रकार से जुड़े हुए हैं इस संस्था के साथ, आपका क्या रोल है? सर हमारी जब हमने शुरुआत में हम पार्टनर्स थे जी आईटी में। जी हमने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स तैयार किए, इवन हमने ईआरपीस तक तैयार किए जी। बट लास्ट में हम एक थिंकिंग देखते थे कि हम खा क्या रहे हैं। मतलब जो घर में जब जाते हैं ना, पहुंचते हैं जी, तो देखते थे कि घर में आज बच्चे की तबीयत खराब है, माँ की तबीयत खराब है। तो वो जब चीज़ें देखते थे उसका रीज़न हमें समझ में हमेशा आता था कि उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो हम खा रहे हैं ना वो गलत खा रहे हैं। जी हाँ, मतलब आपको समझ आ गया था कि थाली में असल में जहर परोसा जा रहा है और आप उस जहर को खेतों से निकालकर बाहर फेंकना चाहते थे। आप जैविक खेती करना चाहते थे। बिल्कुल, ठीक है जी। जैविक खेती के अलावा हम ये करना चाहते थे कि आज के टाइम में किसान को सबसे बड़ी जो समस्या होती है जी, किसी भी तरह से, वो केवल एक होती है कि उसके पास पर्याप्त संसाधन है नहीं, और सस्ते में उसे संसाधन कहाँ से मिले जी। उसके लिए मैं कई कंट्रीज में गया भी और रहा भी, जो कई सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं जी, उन पे मैंने मतलब बहुत सारी स्टडीज़ करी, बहुत सारे मार्केट विजिट किए कि कहाँ किसान को मैकेनिकल आइटम्स ऐसे मिल जाएं जिससे वो बहुत सारा काम अपना खुद ब खुद कर ले, निराई गुड़ाई और ये सब चीज़ें। तो ऐसे हम जुड़े हुए थे आपस में, कई सारे अच्छा खासा ग्रुप है हमारा आईटीज़ का, तो वो सारे जुड़े हुए हैं। उनका सबका अपना अपना रोल है, कौन क्या काम कर सकता है एक ग्रुप के लिए, नॉर्फ के लिए। नॉर्फ एक थिंकिंग है हमारी, जिससे हम आगे चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, जैसे आज हम जो आज उगा रहे हैं वो प्रोबेबली कल वो किसी बड़ी बीमारी में, कैंसर में या टीबी में वो कैसे। चलिए विजयन जी, आपके पास आना चाहूँगा वापस। कितने किसान अब तक लाभान्वित हो चुके हैं आपके इस कदम से? कितने लोगों का ग्रुप आप अब तक बना चुके हैं? हमारा जो अभियान तकरीबन भारतवर्ष के 17 से 18 डिस्ट्रिक्ट उसमें स्टेट्स में पहुंचा है जी, जिसमें भिन्न भिन्न तरह के किसानी के साथ हम काम कर रहे हैं जी। किसानों को हम कहते हैं कि आप फसल आपकी, किसानी आपकी, व्यापार हम आपको करना चाहिए। क्योंकि जैसे कोई एक बिजनेसमैन या शॉपकीपर कोई दुकान लगाता है जी, तो वो अपने कस्टमर्स को देखता है, उसी तरह हम किसानों कहते हैं कि आप भी अपनी फसल को एक व्यापार की तरह लीजिए। आपके पास 1 एकड़ है, 1 एकड़ के हिसाब से देखिए कि कौन सी मार्केट कहाँ पे है, किस तरह कस्टमर्स हैं बाजार में, वो फसल आप उगाइए। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी कहते हैं कि आप ऐसी फसलों का चक्कर अपनाइए, एक फसल के पीछे मत भागिए।
अभी जैसे कुछ एरिया ऐसे हैं, जैसे आपके बांस की खेती के बारे में आप बता रहे हैं, बागवानी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, आप ये जैसे नकदी फसल के बारे में बता रहे हैं। किसान जो भारत के अंदर जो समस्या है, जब से किसान की नकदी फसल खराब होती है, सबसे ज़्यादा असर उसके ऊपर पड़ता है। जैसे अभी एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो पढ़े लिखे युवा जब खेती के बीच में आते हैं तो वो उनका फ़ायदा मिलता है। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा था तो वहाँ पे किसी किसान के यहाँ पे टमाटर की खेती थी, टमाटर को उत्पादन हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन बाज़ार बंद थे तो उसने क्या किया कि अब फसल को कहाँ लेके जाए, किसान का बहुत सारा नुकसान, बहुत सारी चीज़ें रुक गई। तो उसने सोचा कि क्यों न इसको थोड़ा सा अलग रूप में लेके जाए। उसने धीरे धीरे दिमाग के अपने अलग अलग स्रोत से या साथियों से बात करी, तो उस टमाटर का उसने क्या किया, पाउडर बनाया। अब पाउडर से बना के उनको भी बाजार ढूंढा, नेट पे ऑनलाइन सारी चीज़ें आपको मिल रही है। इंटरनेट का इस्तेमाल हम भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट को जोड़ने के लिए कर सकते हैं। और जहाँ पे 1 लाख रुपए का उसका टमाटर होना था उस जमीन के अंदर, तो इस विधि से बनाने से तकरीबन 2.5 लाख रुपए का उसका फायदा मिला। और इससे क्या है, दूसरे किसानों को भी एक रास्ता मिला कि एक रास्ता ये भी है। जी चलिए, ये हुआ खाद्य प्रसंस्करण कि आप किसी तरीके से आपका जो चीज़ें हैं, जो उत्पाद है, उसको आप और वैल्यू एडिशन करके आप उसे बेच सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसके अलावा आजकल एक औषधीय पादप की खेती भी चल रही है, औषधीय पौधों की खेती चल रही है, क्या उस क्षेत्र में कुछ आपने किया है? हाँ बिल्कुल किया जी। हमने मुख्यतः जो नकदी फसल के रूप में इस्तेमाल होती है, भारत का ही एक पारंपरिक एक जो पौधा है जो सहजन जिसे बोलते हैं, मोरिंगा इंग्लिश में बोलते हैं, और कई प्रांत में सहजन को सुजना कई नामों से जानते हैं। ये पौधा भारत में ही है, इसका जो पैदाइशी जो एरिया है, नेटिव प्लेस है, वो उत्तरी भारत है। ये पौधा ऐसा है कि जैसे आप कम पानी में खेती कर सकते हैं, जहाँ बहुत कम पानी है, आपका रेतीला एरिया है, और जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं पड़ती इस फसल को, और इससे एक बार किसान इसको लगाता है और आने वाले वो 5-10 साल तक उसका वो भरपूर व्यापार कर सकता है। क्योंकि सहजन के मामले में आप देखिए जी, उसकी पत्तियाँ, उसकी टहनियाँ, उसके फल सभी इस्तेमाल होते हैं। जी आशीष जी, किसानों के साथ समस्या ये नहीं है कि वो किसी चीज़ को अपनाना नहीं चाहते, वो जैविक खेती भी करने को तैयार हैं, वो औषधीय खेती भी करने को तैयार हैं, वो सब कुछ करने को तैयार है, वो वैल्यू एडिशन के लिए भी तैयार है, पर उन्हें सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनके पास बाजार नहीं है। उन्हें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो उसे बेचे कहाँ। तो आपने ऐसी कौन सी चीज़ें स्थापित की जिससे कि किसान इन चीज़ों को उगाने लगे? सर, हमने इंटरनेशनल ट्रेड जो मार्केट्स हैं उनसे जो प्रोडक्ट्स उन्हें चाहिए होते हैं वो आप उनको मतलब पूरी तरह से हमने अवेलेबल कराया, लिंक्स बनाए हैं। आज के डेट में 40 से 50 टन पर मंथ मोरिंगा हम सप्लाई करते हैं इंडिया से बाहर, देश से बाहर जी। अब अगर हम उसको एक कमिटमेंट दे रहे हैं किसान को कि आप लगाओ हमारे कहने पे, हम आपको ऑन एग्रीमेंट हम आपसे परचेज करेंगे, तो उनका रिस्क लगभग खत्म हो जाता है। मोरिंगा ही नहीं, हम और भी चीज़ें करते हैं जो कहीं ना कहीं जिसको बोलेंगे मोरिंगा के अलावा हमारा तुलसी अश्वगंधा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम तैयार करते हैं और उनका इंटरनेशनल मार्केट है हमारे पास, क्योंकि हमने खुद ने बहुत सारी चीज़ें एस्टेब्लिश कर रखी हैं। बहुत सारा ग्रुप है हमारा जो इंडिया से बाहर है यूनिवर्सिटीज़ में। मैं आप दोनों से विजेंद्र जी खासकर आपसे पूछना चाहता हूँ, किसान के साथ में एक और समस्या है। किसान को कोई भी आता है, एक नया आदमी आता है, जैसे कॉन्ट्रैक्टल खेती की जो एग्रीमेंट खेती की जो बात कर रहे हैं उसके बारे में कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसमें अपने हाथ भी जला चुके हैं। अगर कुछ दिनों पहले की ध्यान हो, एलोवेरा के रूप में बहुत सारे किसान खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सारी नई कंपनीज आई, उन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट किया और उसके बाद वो कंपनियाँ नहीं रही। तो ऐसे में किस प्रकार से आपने किसानों को विश्वास दिलाया कि हम वो नहीं हैं, हम आपका सामान बिल्कुल खरीदेंगे, आपके उत्पाद जरूर खरीदेंगे? विजय जी। सर, इसमें आपकी बात बिल्कुल संपूर्णतः सही है कि बाज़ार में हर तरह के लोग होते हैं कि सच्चे भी हैं और अच्छे भी हैं, और उसके साथ साथ दूसरे तत्व भी हैं जो किसानों का इस्तेमाल भी करते हैं। आप अपने बीज बेच के चले गए, हम भी सुनते हैं कि आपने बीज बेचना, अपने पौधे बेचने, नर्सरी बेचनी, और आप चले जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। हमारा सबसे पहली बात होती है किसानों को अवेयर करना, किसानों को उन छोटी छोटी बातों से बताना कि आप हम पे डिपेंड ना होइए, पहले आप अपने आप को एक एजुकेट कीजिए। अगर आप सही मायने में एजुकेशन दे पाएंगे किसानों को, मेरा ये मानना है, पर्सनली मेरा व्यूज़ है कि मेरा ये मानना है कि अगर आप किसान को सही दिशा में उसको अवगत करा दें, बारीकियाँ
उसके फसल के पैदा होने से लेके और बीज के चुनाव तक और उसके पारंपरिक तरीके, वैज्ञानिक तरीके, तो उसकी डिपेंडेंसी, उसकी जो निर्भरता है वो अपने आप से खत्म कर लो। नहीं तो कल एक ऐसा चक्कर आएगा कि आप उसमें उलझ के रह जाएंगे, बहुत सारे किसान फिर आपको ब्लेम करेंगे। भारत सरकार 2018 का अभी जो अधिनियम है आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर भी बहुत सारे नई नई चीजें ऐड की गई हैं, जिसमें किसानों के लिए भी हित भी है और फार्मर के लिए भी है। हम अपने लिए बताते हैं कि हमारे कुछ किसान ऐसे भाई मिले हमें कि हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी की है। तो उसमें क्या किया, जब उनको भाव अच्छा नहीं मिल रहा था तो कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, जब उनको भाव अच्छा नहीं वो मिलने लगा बाजार में तो वो छोड़ के चले गए। तो उस केस में थोड़ा सा लॉयल्टी किसानों की तरफ से भी होनी चाहिए और उसकी होनी चाहिए। गारंटी नाम का कोई वर्ड नहीं होता श्रीमान जी, ये थोड़ा विश्वास का होता है कि आपकी बातों में इतना वजन या इतनी शालीनता, इतनी स्पष्टता होनी चाहिए कि सामने वाला आप पे फेथ करे। आप बिना लालच के थोड़ा सा काम कीजिए कि भाई ये चीज़ आपको उगानी है और ये चीज़ करिए। जैसे हम 4 फसलों पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं अभी, हमारा फसल का जैसे कोई धान की खेती कर रहा है तो धान के एरिया में आप दूसरी फसल लेके जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा सा दीवारें तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि उनका जो विचार है। बिल्कुल। तो हमने क्या किया, FPO है, प्रोड्यूसर हैं या दूसरे माध्यम से हैं, उनको नई नई टेक्निक बताई। तो उसमें क्या कि उनको लगा कि यार ये हमारे हित की बातें हैं। जैसे अभी फसल अवशेष ना जलाएं तो उसका जमीन के ऊपर क्या लालच है। तो धीरे धीरे किसानों की बातें सुनना जरूरी है और मार्केट भी जरूरी है। हमारे साथ तकरीबन 18 से 20 प्रोड्यूसर कॉर्पोरेट जुड़े हुए हैं जो किसानों की फसलों को खरीदने के लिए तैयार हैं। देखिए, अगर आपने कहा कि किसान को कई बार जब अच्छी दाम मिलता है कहीं बाजार से तो वो वहाँ पर उसकी लॉयल्टी थोड़ी सी चेंज हो जाती है और वो बाजार में उसे बेचने निकल जाता है। परंतु असल में यही तो हम करना चाह रहे हैं। तो इसलिए तो मोनोपोली तोड़ रहे हैं। हम ये कहते हैं कि आप हम पे डिपेंड ना होइए। हमने इतना मजबूत किसानों करना कि वो कहेंगे भाई आज अगर विजेंद्र सिंह नहीं है तो कल दूसरा तो कोई बात नहीं, विजेंद्र सिंह चले गए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे इतनी अकल है या इतनी मुझे सूझबूझ है कि हम अपनी फसल को अच्छे बाजार में बेच सकते हैं। अगर आप देखें तो अगर मुझे अंदर डर है कि ये किसान मैंने जोड़े और किसान मुझे छोड़ के चले गए तो मेरा इसमें लाभांश कम हो जाएगा, मेरा फायदा कम हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम हमारे युवा साथी जिसमें इंजीनियर्स, MBA ग्रेजुएट्स या दूसरे कम पढ़े लिखे युवा हैं, सबको हमने अलग अलग प्रोफेशन से जोड़ा है। जैसे BSc एग्रीकल्चर वाले लड़के हैं, वो आते हैं तुम लैब से जुड़ो, तुम टेस्टिंग से जुड़ो, तुम नए नए इनोवेटिव है, फार्माकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, आपका जो एग्रो फॉरेस्ट्री है। दूसरा आपका जैसे ये होगा आपका जो बिना मिट्टी की खेती है, फसलों के अंदर है, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग है, पोल फार्मिंग है, ऐसे बहुत सारी चीज जोड़ी हैं। तो किसान को ये लगा कि नहीं, ये चीजें अपनानी चाहिए। सर आशीष जी, अगर कोई नया किसान आपके ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो क्या तरीका है? सर, हमारा ऑनलाइन पोर्टल है नॉर्थ के नाम से और लगभग हमारे पास डेली के 100 से 200 लोग कांटेक्ट करते ही करते हैं तो वही सबसे बेस्ट तरीका है कि वो हमसे जुड़ते हैं। हम उनकी सारी प्रॉब्लम, ये नहीं है कि इस फसल से जुड़ी, अगर उनके पास और भी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कर्जा कैसे कम होना है, या हम उन्हें रास्ते बता सकते हैं सारे और बताते भी हैं रेगुलर। उनकी किसी भी तरह की समस्या को हम दूर करते हैं और कोशिश करते हैं कैसे भी हम मतलब यह हेल्प बाय हेल्प या गवर्नमेंट के नए नोटिफिकेशंस या नॉर्म्स आते हैं वो उनको इन्फॉर्म करें। तो हमारे पोर्टल से लोग जुड़ते हैं और अगर कोई नया किसान जुड़ना चाहता है तो वो हमारे पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। विजयन जी, एक और समस्या जो सबसे बड़ी किसानों की है वो ये है कि हर 5 साल में उसे एक मुद्दे के तौर पे याद किया जाता है। हर 5 साल में उसे कहा जाता है कि हम आपका कर्जा माफ़ कर देंगे। हर 5 साल में उसे तरह तरह के सपने दिखाए जाते हैं। कुछ संगठन भी बनते हैं, उन संगठनों से नेता निकलते हैं, नेता निकल के सरकार में पहुंच जाते हैं और सरकार में जाने के बाद वो भी नेताओं से उतनी ही दूरी बना लेते हैं जितनी आजकल के नेता बना रहे हैं। ये सब सरकार के पास जाना और सरकार से बार बार कर्ज माफ़ी की गुहार करना या सब्सिडी के लिए जाना, इस सब से कैसे मुक्ति मिल पाएगी किसान को? सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों को एक ही बात कहूँगा कि आप अगर किसान हैं, प्रोड्यूसर हैं, अपने आप पे गर्व कीजिए कि आप एक अन्नदाता के रूप में हैं। और जैसे एक फैक्ट्री वाला अपनी फैक्ट्री की या दुकान की सोच करता है, उसके प्लान के अनुसार काम करता है, आप अपनी खेती को, अपनी फसल को उसी तरह से आप उसको योजना बनाइए, योजना के साथ आप काम कीजिए। आपको जो फसल, सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारी जो नीति विशेषज्ञ भी है, समस्या यह कि एक स्टेट गवर्नमेंट ने
मान लो कर्जा माफ़ कर दिया, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट वाले भी ये सोचते, किसान सोचते कि यार मैंने कर्जा लेना है, माफ़ तो होना ही है जी। तो वो एक जो ऐसा लालच है वो किसान को उस गर्त में लेकर चला जाता है जिसमें वो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जी। मैं तो सबसे पहले बात यही कहूँगा कि आप ज़्यादा फसल लेने के चक्कर में, ज़्यादा फसल का मार्जिन लेने के चक्कर में आप अपने वो तरीके आजमाइए, आप अपने वो जैविक खेती की तरफ जाइए जिसमें आप आसानी से अपनी लागत कम भी कर सकते हैं और नई नई खेती अपना सकते हैं। जी। आप ये देखिए कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप धान ही उगाइए, आप ये बाजार नहीं कहता आपको धान उगाइए, हम ये कहते हैं कि आप अपनी ज़रूरत को समझें, ज़रूरत के हिसाब से चलें। किसान भी कुछ हद तक या किसान नेता भी कुछ हद तक जिम्मेदार होते हैं कि इन समस्याओं को पैदा करने में। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब तक जो आप करते आए हैं यदि वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता है। जैसा बोगे ऐसा ही काटोगे, हाँ। तो सीधी सी बात है। परंपरागत फसलों से आप उन्हें उन्नत किस्म की फसलों या एडवांस एग्रीकल्चर की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अब हम आते हैं वापस जैविक खेती की तरफ। सर, जैविक खेती का जो एक आप मिशन लेकर चले हैं, जैविक खेती के मिशन में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आपने 4 खेत, 5 खेत, 6 खेत इन्हें जैविक में बदल दिया तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें तो असल में पूरा गांव, उसके बाद में तहसील, उसके बाद जिला जैविक करना होगा, तब उस जैविक का कुछ ना कुछ फल मिलेगा। तो कैसे संभव होगा ये? तो श्रीमान जी, मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, उस बात में शायद बहुत बड़ी बात है जी। अगर आप कोई लाइन खींचना चाहते हैं तो पेन तो एक जगह रखना ही पड़ेगा जी। कलम एक जगह रखनी पड़ेगी। जहाँ कलम रखी जाती है वहाँ पे एक डॉट बनती है, बिंदु बनता है जी। आप पहले अपने आप को तैयार कीजिए इसके लिए, फिर आप एक दूसरे को तैयार कीजिए, फिर तीसरे को करेंगे। जैसे जैसे एक एक बूंद पड़ती है, जो बारिश होती है, तपती ज़मीन में जो बारिश होंगी, पहली जो बूंदें होती हैं वो सिर्फ खपने के लिए होती है। वो बूंदें जो तपती भूमि पड़ती है उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, लेकिन लगातार जब उस पर पानी बनती तब धारा बनती है। अगर आप इसी डर के कारण आप अपनी कोशिश को छोड़ देंगे कि कोई मानेगा नहीं मानेगा, उस डर को निकाल दीजिए, आप अपनी कोशिशों को जारी रखिए। आज आप शुरू हुए हैं, आशीष जी भाई शुरू हुए हैं, आप लोगों तक भी बात पहुंची है तो और दूसरे लोगों तक बात पहुंची है। धीरे धीरे बहुत सारे युवा साथी या हमारे जो बुजुर्ग है, जो पुराने किसान हैं, कल सरकार भी सुनेगी, साइंटिस्ट लोग भी काम कर रहे हैं। हमारे जैसे अभी हम युवा साथी हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर है, एमएससी एग्रीकल्चर है, दूसरे हैं, उनको भी आप छोटी सी एक बात मैं कहूँगा कि जैविक बहुत बड़ी चीज़ है। जैविकता जो जहाँ पे वर्ड आ गया ना, जो शब्द आ गया, उसमें पूरा का पूरा एक सृष्टि है। हमने जब पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं तो एक आदत लगा रहे हैं। आज आप छोटी सी आपने एक डोज दिया, कल दूसरी डोज देंगे, तीसरी देंगे, आखिर में ये कहेंगे यार बहुत परेशान हो गए हैं। लेकिन पहले आप किसान भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि चाहे आप राजस्थान में हैं, चाहे आप हरियाणा में, पृथ्वी किसी भी कोने में हैं, आप अपनी मिट्टी की, आप अपने ज़मीन की सेहत का ध्यान रखें, अपने उसमें जो पानी जोत है उसका जो दिया जाता है उसका ध्यान रखें। उसके अनुसार आप कृषि वैज्ञानिक है या हमारे जैसे दूसरे जो ग्रुप है उनसे जुड़ के ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसमें मैं कौन सी खेती का भरपूर लाभ ले सकता हूँ। फिर अच्छे बीजों की तरफ जाइए, जो कंपनियां बार बार बाजार में आती है उनका आप अच्छी तरीके से निरीक्षण कीजिए, सिंचाई के नए साधन अपनाइए और बाजार भाव का उचित मूल्यों का ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात है, जब आप जो प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं, जैविक जो उत्पाद आ रहे हैं बाजार में, चाहे आप बिस्किट ले लीजिए, चाहे आप दूसरी गुड़ ले लीजिए या अनाज ले लीजिए, जो भी है उसका बाजार बनता जा रहा है। जी, ये बात बिल्कुल सही है। लोग मांगने लगे हैं अब जैविक उत्पाद, लोग चाहने लगे हैं जैविक, खासकर कोरोना काल के बाद में तो लोग अचानक से जैविक की तरफ मैं आपकी बात को रोकना चाहूँगा बीच में। कोरोना काल में सिर्फ कृषि जगत ही ऐसा है, सेक्टर है जिसमें तकरीबन 5.7% की ग्रोथ है दूसरे सेक्टरों की बजाय, जिसमें जितने भी इंडस्ट्रीज हैं सबका आपका ग्रोथ रुकी है। और पूरे कोरोना काल में कृषि जगत ने ग्रोथ हासिल करी है और जो आगे भी करेंगे। आप हेल्थ सेक्टर के बाद आपका जो कृषि सेक्टर है, इसमें अभी क्या नई नई तकनीकें आने लगी हैं और किसान भाई उसको अपना रहे हैं। हम ये कहेंगे किसान भाई को, किसान भाई आप महंगी तकनीक की बजाय आप दूसरा अल्टरनेटिव खोजिए ताकि आपका खर्चा ज़्यादा ना बढ़े और छोटे से शुरुआत कीजिए, आपका धीरे धीरे आपको बेहतर होगा। जी।
जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक समय वो था जब हरित क्रांति थी, उस समय हमें उत्पादकता ज़्यादा बढ़ानी थी, तो उस समय पर किसानों को कहा गया कि आप केमिकल का यूज़ कीजिए जिससे कि उत्पादकता बढ़ाई जाए, परंतु वो उत्पादकता तो बढ़ती चली गई लेकिन गुणवत्ता कम होती चली गई। आज वक्त आ गया है कि हम उत्पादकता को भी बरकरार रखें और गुणवत्ता को भी बरकरार रखें, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है जैविक खेती। और जब इस तरह के युवा जो कि आईटी प्रोफेशन में हैं, वो जब किसानों के साथ आते हैं तो वाकई किसानों का हौसला बुलंद हो जाता है और किसान दुगनी ऊर्जा के साथ अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जय जय किसान में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी अन्य एक्सपर्ट के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।